सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। झारग्राम, पश्चिम बंगाल के झारग्राम में अमित शाह की रैली होने वाली होती है। अचानक पता चलता है कि रैली में भीड़ ही नहीं जुटी। यह वीडियो देखिए दोस्तों, 1 मिनट का वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस रैली में क्या हो रहा था और उसके बाद क्या होता है। मैं आपको बतलाने वाला हूं। उसके बाद अचानक जब यह सब हो रहा होता है तो अचानक खबर आती है कि अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से वो झारग्राम जो है नहीं जाने वाले हैं। मगर सूत्रों के हवाले से कुछ और खबर आ रही होती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही होती है कि अमित शाह को यह बताया गया है कि झारग्राम में तो भीड़ ही नहीं जुटी। अब ऐसे में अगर आप झारग्राम पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की साख पर सवाल उठेंगे। वो जीतेगी या नहीं जीतेगी इस पर सवाल उठेंगे। इसलिए अब देखिएगा इस वीडियो में अमित शाह एक अन्य स्थान से झारग्राम को संबोधित करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये जो दावा किया गया है कि उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत आ गई है वो सरासर झूठ था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, सच ही होगा। मुद्दा यहां पर क्या है दोस्तों? मुद्दा यहां पर यह है कि अमित शाह की रैली में जनता नहीं पहुंचती है और मीडिया उसे सिरे से नजरअंदाज कर देता है। कल्पना कीजिए ऐसी ही तस्वीर ममता बनर्जी की किसी रैली में आए, जहां पर ममता बनर्जी की रैली में लोग ना पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, ममता बनर्जी की रैली में अगर लोग ना पहुंचे और ममता बनर्जी उस रैली को रद्द करने और दूसरी जगह चली जाएं, बताइए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसको लेकर क्या बवाल होगा मुख्यधारा की मीडिया में? मुझे यह कहने में थोड़ा सा भी शक, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं है दोस्तों कि नोएडा के मीडिया को भारतीय जनता पार्टी की सुपारी के साथ भेजा गया है पश्चिम बंगाल के चुनावों में, वहां के चुनाव कवर करने के लिए, और यह घटनाक्रम उसको प्रमाणित कर रही है। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, किसी की रैली में भी लोग नहीं आएंगे। जरूरी नहीं है कि उसका मतलब यह कि वहां पर लोगों को वोट ना मिले। मगर मैं यह समझना चाहता हूं कि अगर वाकई गृह मंत्री इसलिए वहां नहीं गए क्योंकि वहां भीड़ नहीं जुटी, तो क्या वहां की जनता के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए आपके मन में इतनी इज्जत है कि जहां लोग नहीं जुटेंगे आप वहां पहुंचेंगे नहीं? एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीरें, झारग्राम की तस्वीरें। जितनी भीड़ इन्होंने की थी अनुमानित उतनी पहुंची नहीं, और आप देख सकते हैं जो यहां पर जमीन है, ग्राउंड है, जहां पर रैली होने वाली थी, वहां पर अधिकतर जगह पर खालीपन आपको दिखाई देगा। अब फिर यह तस्वीर देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी पुरुलिया में रैली कर रही हैं, मगर उस रैली में जो 3 तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं इन पर गौर कीजिए। ममता बनर्जी बाकायदा अपनी व्हील चेयर में बैठी हुई हैं, उनके पांव में प्लास्टर लगा हुआ है। यहां तक कि कहा जा सकता है कि राजनीतिक ड्रामा चरम पर है। अब यह तस्वीर देखिए दोस्तों, 3 तस्वीरों को देखिए। ममता बनर्जी हैं वो पुरुलिया में रैली कर रही हैं। इन 3 तस्वीरों में देखिए, एक जगह ये व्हीलचेयर में बैठी हुई हैं, एक तरफ आप देखिए उनके पैर पे फोकस है जहां पर प्लास्टर लगा हुआ है। जब ममता बनर्जी को चोट लगी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे ड्रामा, नौटंकी करार दिया था। हो सकता है कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह से व्हीलचेयर पर बैठकर प्लास्टर पांव पे लगा हो, फिर भी वो रैली करने जा रही हैं। यही नहीं, वो बाकायदा रोड शोज कर रही हैं इसी तरह से अपने व्हीलचेयर पर बैठ के। मैं
तस्वीर के लिहाज से, टेलीविजन के लिहाज से पूछना चाहता हूं, आपको यह तस्वीर अपने आप में एक बहुत ही अचंभित करने वाली तस्वीर नहीं दिखती? भूल जाइए कि इसके पीछे ममता बनर्जी जनता की सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रही है। मगर क्या मीडिया का दायित्व नहीं होता कि कम से कम इस तस्वीर को वो अपने चैनल्स पर जगह दे? नहीं दे रही है जगह। उल्टा मैं आपको बता रहा हूं कि कई पत्रकार वहां से जो मुझे खबर भेज रहे हैं, उसके मुताबिक क्या खबर मिल रही है। खबर यह बताया जा रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी का मुकाबला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। उन्हें यह फरमान दिया गया है, और ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, उन्हें यह फरमान दिया गया है कि पूरा फोकस जो है वो शुवेंदु अधिकारी पर होना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, जब एक चुनावी कॉन्टेस्ट होता है और मुकाबला बहुत करीबी होता है, तब एक एक वोट, एक एक रैली का असर पड़ता है। और यहां पर मीडिया को यह फरमान दे दिया गया है कि उस मुकाबले में पूरा फोकस जो है शुवेंदु अधिकारी पर होना चाहिए। यही नहीं, आज जो अमित शाह की रैली झारग्राम में जनता नहीं जुटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितने न्यूज चैनल्स में यह खबर देखी? खैर, मैं तो न्यूज चैनल्स देखता नहीं हूं, तो मुझे अंदाजा नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, किसी भी मेन न्यूज चैनल ने इस खबर को नहीं किया होगा। मैं कहता हूं, इतनी ही हिम्मत दिखा देते ना कि अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर जो है वो खराब हो गया था और इसके चलते वो झारग्राम नहीं गए, उसके चलते उन्होंने एक अन्य स्थान से वहां की रैली को संबोधित किया। क्या आपने ये खबर की? नहीं की ना। और उससे भी बड़ी बात, और हो सकता है मैं गलत हूं यहां पे, अगर उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया था जिसके चलते वो झारग्राम नहीं जा पाए, तो क्या रहस्यमय तरीके से एक बार फिर उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के वो अपनी अगली रैली में चले गए? मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह उसके बाद अपने किस हेलीकॉप्टर से पश्चिम बंगाल की अपनी दूसरी रैली में गए, जो करीब 1:30 बजे के आसपास हुई। क्या यह सवाल मुख्य धारा के किसी न्यूज चैनल ने पूछा? आखिर क्या वजह है कि मुख्य धारा का न्यूज चैनल जो है वो शुवेंदु अधिकारी के नाम की सुपारी लग के जो है वो नंदीग्राम में घूम रहा है? वो बीजेपी समर्थक है ना, कंगना रनौत, कौन सा डायलॉग है इनका? अभी तो इन्हें और जलील होना है। यकीनन दया आती है मुझे उन लोगों पर, क्योंकि देखिए, इन तमाम चैनल्स में कभी ना कभी मैंने काम किया है, और मैं जानता हूं कि आज की तारीख में सत्ता के सामने ये किस कदर नतमस्तक हो गए हैं। क्योंकि देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव के अंदर आपको एक कॉन्टेक्स्ट रखना पड़ता है, एक बराबरी दिखानी होती है। देखिए, दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जब ये सुपारी लेके चलते हैं ना, तो उससे एक और चीज जुड़ी हुई है। इस शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा, परसेप्शन मैनेजमेंट, 2 शब्द। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप एक भौकाल बनाइए, एक इमेज क्रिएट कीजिए। यही आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था कि हमने पुलवामा का बदला ले लिया, जिसको लेके कोई प्रमाण मौजूद नहीं थे। खुद हमारे एयर चीफ ने कहा था कि हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं कि हमने कितने आतंकवादियों को मार दिया, यह मेरा काम नहीं है, यह हमारे एयर चीफ ने कहा था। मगर फिर इसी मीडिया के जरिए एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि देखो, एक इमोशनल ड्रामा किया गया शहीदों के नाम पर, और फिर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि क्या आपका वोट हमारे शहीदों पर मिल सकता है, बालाकोट के नाम पर आपका वोट मिल सकता है। और यही सब मुख्य धारा की मीडिया ने बनाया। इसलिए मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया, परसेप्शन मैनेजमेंट, और यही मीडिया कर रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये सब निकल गए हैं और इनका मकसद यही है, एक ही सुपारी दी गई है कि ममता बनर्जी को हराया जाए। एक तरफ ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ तमाम ताकतें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी संभवतः इस दुनिया की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। पूरा रसूख, तमाम एजेंसीज, अरे इन्हीं एजेंसीज का डर है ना कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल रॉय भी पकड़े जाते हैं,
शुभेंदु अधिकारी भी पकड़े जाते हैं, मगर फिर रहस्यमय तरीके से वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ममता का मुकाबला इन सबसे है, और कहीं ना कहीं मीडिया को इस बात पर फोकस करना चाहिए, मगर कोई फोकस नहीं कर रहा है। सब जो है नतमस्तक हैं, सबकी रीढ़ टूट चुकी है दोस्तों। हकीकत ये है दोस्तों। आज बेबाक में दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लाया हूं, और कई दिनों से मैंने अरविंद केजरीवाल की बात आपसे नहीं की। अरविंद केजरीवाल का क्या बयान है, इस पर गौर कीजिएगा आपके सामने। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे स्कूलों में देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। हम अपने स्कूलों में देशभक्ति पढ़ाएंगे और अपने विद्यार्थियों को कट्टर देशभक्त बनाएंगे। अरविंद जी, ये कट्टर देशभक्त क्या होता है? देशभक्त तो समझा जाता है, मगर ये कट्टर देशभक्त क्या होता है? और किसी भी विचारधारा में अरविंद जी कट्टरता की क्या जगह है? चाहे आपका धार्मिक विश्वास हो, चाहे देशभक्ति हो, क्योंकि जैसे ही आप उसमें कट्टरता का समावेश करते हैं, कट्टरता को शामिल करते हैं, तो फिर वही तस्वीर सामने उभर कर आती है जो कल मैंने जिसकी चर्चा बेबाक में की थी। जब एक 14 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई श्रृंगी यादव नाम के एक आदमी ने की थी, जैसे पूरी तरह से ब्रेन वॉश जो है एक शिक्षा ने कर दिया था, एक सोच ने कर दिया था। अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि जिन कारणों से उन्हें पहले 67 सीटें मिली थी और उसके बाद 62 सीटें मिली थी, अब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि उनका ध्यान जो है ना बाकी चीजों में भी जा रहा है। मसलन इनका यह दूसरा बयान देखिए। इसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो 1 या 2 साल में बन जाएगा। उसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम उन्हें अयोध्या ले जाएंगे, रामलला के दर्शन कराएंगे, और उनकी यात्रा और खाने पीने का जो तमाम खर्चा है वो दिल्ली सरकार उठाएगी। बहुत खूबसूरत जज्बा है, मगर मैं आपको एक बतलाना चाहता हूं अरविंद जी, जिसका काम उसी को साजे। दिल्ली की जनता आपसे इसलिए मोहब्बत करती है क्योंकि आप शिक्षा की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं। आपके पास मनीष सिसोदिया जैसा सुलझा हुआ डेप्यूटी सीएम है। क्योंकि देखिए, मैं मनीष को जब भी सुनता हूं ना, उसकी सोच से मैं इत्तेफाक रखूं ना रखूं एक अलग मुद्दा है, मगर मनीष सिसोदिया की सोच, उनके बयानात में मुझे कहीं ना कहीं एक खुलापन महसूस होता है। तो जैसे मैंने कहा ना, जिसका काम उसी को साझे। अगर आप योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह बनने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कहावत क्या है? ना घर के रहोगे ना घाट के, ना खुदा ही मिलेगा ना विसाले सनम। दिक्कत क्या है दोस्तों, एक अन्ना आंदोलन नाम का आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का मकसद था भारत के अंदर लोकपाल की स्थापना, और दूसरी बात भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। उस आंदोलन से हर किसी को फायदा हुआ। माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रवेश हो गए, वहां की सियासत में प्रवेश हो गए और मुख्यमंत्री बन गए, लगातार शायद तीसरी बार। और फिर बाकी सब, कुमार विश्वास रॉकस्टार कवि बन गए, जनरल वीके सिंह सांसद और मंत्री बन गए, किरण बेदी जो थी वो राज्यपाल बन गई। तो हर किसी को फायदा हुआ, हर कोई मालपुआ बकुच के ले गया। मगर जो बुनियादी मुद्दे हैं, लोकपाल कहां गया? कोई चर्चा नहीं उसकी है। 6 साल गुजर चुके हैं सरकार को, कोई लोकपाल की चर्चा नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहां लोकपाल की बात करते हैं? इन्होंने इस लोकपाल के चलते एक पूरी सरकार को गिरा दिया था। और मैं क्या कहूं, मैं खुद बतौर पत्रकार उस वक्त अन्ना आंदोलन के साथ था, क्योंकि मेरा यह मानना था कि देखिए, देश के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज का जड़ से सफाया होना चाहिए, मगर उसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ले आए जो अब भ्रष्टाचार पर सवाल ही ना करने दे, जिसके सामने मीडिया की रीढ़ टूट जाए। क्या आप जानते हैं सीएजी, जिसका काम है अलग अलग सरकारी विभागों में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, अब वो सीएजी अपनी रिपोर्ट ही नहीं देती है। लोकपाल तो कहां गया किसी को पता ही नहीं। सीएजी, उसको पूरी तरह से मोदी सरकार के अंतर्गत पंगु कर दिया गया है,
क्या आपने कभी भी अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर सवाल उठाते देखा? मुझे उम्मीद है अरविंद जी कि आप अपने बुनियादी मुद्दों को नहीं भूलेंगे, यानी कि शिक्षा, बिजली, पानी, बाकी जो आपके सामाजिक सरोकार हैं। मगर हकीकत क्या है आपके साथ मैं आपको बतलाता हूं। पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा है, जैसे आपसे कोई सवाल कोई करता है, चाहे शाहीन बाग पर आपका रवैया था, चाहे कोरोना लॉकडाउन के समय आपका जो रवैया था, आपसे जैसे कोई सवाल करता है आप बौखला जाते हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, मुझे पता है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। देश की जनता को विकल्प चाहिए, मगर विकल्प के नाम पर या तो उसके सामने गैर संजीदा राजनेता हैं या वो राजनेता हैं जो नकलची बंदर बन के रह गए हैं, यानी कि जो दूसरों का अनुसरण करते हैं, वो अपने कोर कॉम्पिटेंस को भूल गए हैं, अपनी असली ताकत को भूल गए हैं। देश का दुर्भाग्य यही है। खैर, बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।